आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कल रात भगदड़ मची और इसमें 18 लोगों की जान चली गई। तो कहां पर लापरवाही रही और कहां कमी रही, जिसके चलते लोग यहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हो गए। इन तमाम सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरे पास मैं कुछ नहीं बोल सकता बैंड में नहीं। हादसे की ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां बीती रात 18 लोगों की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें ऐसी कि देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। अपनों को खो चुके रोते बिलखते परिजन उस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। मेरी बेटी को तो मेरे भैया ने निकाला है टांगों के नीचे से जीने के लिए। जगह के अंदर फंसी हुई थी उसकी। मेरी बेटी भी मर जाती, मेरी बेटी को छोड़ के अपनी जान दे के चली गई उसकी बुआ। सारे इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ जिससे इतनी बड़ी भगदड़ मची? इसको जानने के लिए इंडिया डेली ने खुद रेलवे अधिकारी से बात की। ये दुखद घटना जब हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर की तरफ आती हैं, उनमें सीढ़ियों पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से पीछे जो पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर तमाम बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इंडिया डेली पर चश्मदीदों और पीड़ित परिवार के जो बयान सामने आए हैं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक बैग कह दिए 14 नंबर पर जाने हैं, एक बार अलाउंस कर दिया कि 14 नंबर। अच्छा, अलाउंस हुआ कि 14 पे जाना? हाँ, 14 पर की गाड़ी लगेगी 14 नंबर पर। अच्छा, उसके बाद ही उसके बाद भगदड़ मची। मुझे वीडियो करके वो दिखा रहे थे उसमें कि हाँ मेरे बहू के चप्पल उधर है, बैग उधर पड़ी हुई है। जैसा कोई समाधान नहीं निकाला गया। उसके बाद में जब देख लिए भीड़ हो गए तो अनाउंसमेंट हो गया 14 पे। पब्लिक इधर उधर से भाग रही है। सुना आपने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे से ठीक पहले जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर रेलवे और चश्मदीदों के बयान में विरोधाभास है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ यात्री क्यों भागे, इसको लेकर हमने रेलवे अधिकारी और चश्मदीदों के बयान सुनाए, जो अलग अलग थे, जो कहीं ना कहीं संदेह की एक लकीर खींचते हैं। यानी हादसा क्यों हुआ और हादसे के वक्त का असल मंजर क्या था, उसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, जिसके लिए रेलवे की तरफ से गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने, रेल मंत्रालय ने 2 मेंबर की कमेटी गठित की है, जिसमें मैं नर्सिंग प्रिंसिपल सीसीएम एक मेंबर हूँ। दूसरे मेंबर हमारे गंगवार साहब है जो सिक्योरिटी कमिश्नर है। ये कमेटी सारे तथ्यों को देखेगी। साइट का भी निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और जितने भी साक्ष्य हमारे हैं इसमें सीसीटीवी फुटेज में, उनका भी देखा जाएगा। विटनेसेस से बात की जाएगी और उसके बाद ही हम निष्कर्ष निकालेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो घायल हैं, उनके सामने मौत का वो मंजर था जिससे वो किसी तरह बच तो गए हैं, लेकिन उन्हें कभी ना भूलने वाला दर्द मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त जो हम सुन पा रहे हैं बयान रेलवे अधिकारियों के, वो अलग है, लेकिन जो पीड़ित है वो अलग बयान दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आयुषी भी लगातार मौके से बनी हुई है। रुक करेंगे आयुषी का, जो कि पीड़ित परिवार के साथ है। आयुषी, क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार?
मैं कुछ कहने से पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कैसे सरकार और सरकारी सिस्टम की चूक से किसी परिवार का पूरा जो दुनिया है वो उजड़ जाता है। आप देखिए एक बूढ़ा बाप जो अपनी 37 साल की जवान बेटी जिनका घर बसा हुआ था, जिनके 2 बच्चे थे, वो सुबह से इस बाइक पर बैठकर राह तक रहे हैं। अफसोस मना रहे हैं कि काश मेरी बेटी महाकुंभ के लिए अपने परिवार के साथ निकली ही ना होती। यहाँ आप देखिए जो ये महिलाएं आपको नज़र आ रही हैं, इनमें कुछ महिलाएं कल उस वक्त रेलवे स्टेशन पर उनके साथ मौजूद थी। इन्होंने खुद मौत को इतने करीब से देखा है, ये खुद उस घायल लोगों के में शामिल हैं क्योंकि इनके साथ भी वही हुई। लेकिन ये लकी थी कि ये वहाँ से निकल आई, लेकिन इन्होंने अपने एक बड़े करीबी, बड़े प्रिय जो बहन है उनको खो दिया है, ननद को खो दिया है। पहले आपके पिताजी से बात करेंगे और हम समझेंगे, शब्द नहीं है क्या पूछूं, सब तो नज़र आ ही रहा है। लेकिन कल जब घर से परिवार निकल रहा था, 13 सदस्य एक साथ निकले, कई बच्चे भी थे, महिलाएं, क्या उम्मीद की थी कि इस तरह भी कुछ हो पाएगा? क्योंकि भीड़ की खबरें तो आ रही थी हर जगह। भीड़ की खबरें तो आ रही थी, लेकिन इतना उम्मीद नहीं था। मैं इतनी शौक से लोग के यहाँ से वहाँ तक विदाई किया। मैं क्या बेटा जाओ आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से पैसे कमी, कोई चीज़ के लोगों को कमी नहीं दिया कि हाँ कोई पैसे कमी होगा या कुछ कमी होगा, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत था क्या था, कैसे खो गई हमें तो। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार तो वही होता है, क्या कहता है, ने वहाँ कोई पुलिस है न कुछ है, कुछ किसी के कुछ है ही नहीं। साला क्या ये छोटी बच्ची जो आपको दिख रही है, इनके जो माता पिता हैं, ये सुबह से इस बात के लिए चिंतित हैं कि शायद ये बच्ची भी आज हमारे बीच नहीं रहती, क्योंकि जो महिला दबी हैं उनके साथ ये बच्ची भी दबी हुई थी और बच्ची की जान बहुत मुश्किल से बची है। बहुत कम उम्र के हो आप, लेकिन कल जब स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, वो क्या था? आपने क्या देखा अपनी आंखों से? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब भीड़ के बीच में आप फंसे हो और आपकी सांसें जो हैं वो अटक रही हो, तो बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता है। ये छोटी बच्ची है, इसने अपने आंखों के सामने अपने एक परिवार के सदस्य को जाते हुए देखा है। ये जो बैठी हैं, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, ये पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं, अभी भी ढंग से चल नहीं पा रही हैं और अभी भी इनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन क्योंकि इनकी ननद गुजर चुकी हैं तो ये अस्पताल से उठ के आ गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीमा। क्या हुआ था कल पूरे दिन? कल जब आप लोग दिन में निकले थे, क्या सोचा था कि इंडियन रेलवे और वो रेलवे जिस पे आप इतना विश्वास करते हैं, प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें हो जाएंगी? प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ। कहाँ हुआ? जब हम लोग इधर से जा रहे थे, प्लेटफॉर्म सीढ़ी से उतर रहे थे तो बहुत तेज की धक्का आया। हम बोले रुक जाओ भैया, धक्का मत दो। फिर उन लोगों ने धक्का दिया और एक दो स्टेप सीढ़ी से उतरे थे हम लोग, तो और ज़्यादा तो हम लोग फेंका गए सीढ़ी पे ही, 2-4 सीढ़ी और आगे। उसके बाद हम, देवरानी, मेरी दोनों बेटियां, भांजी, सब लोग दब गए और सब दब गए। ननद के हाथ ऐसे दबा रखे थे, वो छूट गए, उसका हाथ तो उधर रह गई और हम लोग नीचे दब गए। और जितने भी लोग सीढ़ी पे थे सारे लोग हम लोग के ऊपर दब गए। हम लोग का ये गर्दन बचा था, बाकी पूरा शरीर दबा था। फिर अपने हस्बैंड को इशारा से बुलाए तो उन्होंने, अरे बेचारा ने, दोनों ने खींचा, हम लोग बचे। हम लोग भी मर जाते। पिंकी देवी जी के जो पति हैं वो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी अंतिम संस्कार हुआ है, उसके बाद से ये यूं ही बेसुध एक टकटकी लगाए बैठे हैं, सोच रहे हैं बच्चों का भविष्य। क्या लगता है कल जो हादसा हुआ है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और आप क्या उम्मीद करते हैं भविष्य में सरकार से? सरकार आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या करे? क्या करें, जो क्या करते हैं आप भाई साहब? मैं करता हूँ फर्नीचर का काम। वापस ला। क्या कह रही हैं आप? उसको, पिंकी को वापस ला दो, जिंदा ला दो वापस। और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये
जवाब उनके लिए है जब ऐसी घटनाएं होती हैं और सरकार मुआवजा जब ऐलान करती है और सोचती है कि उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो ये उनके लिए है कि आप मुआवजे में कितनी भी दौलत दे दो, लेकिन उस शख्स को अगर आप वापस नहीं ला सकते हो तो फिर उस मुआवजे की जो कीमत है जो वो इनके लिए नहीं है। वो हो सकता है सरकार अपने आप को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं उसको लौटा दो वापस, वापस लौटा दो। भाई साहब आप बता रहे थे कि जी 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 आप कह रहे हो लौटा दो, आपने अपने आंखों के सामने उनको देखा है जाते हुए? हाँ, मेरे सामने मर गई वो। हम लोग जब निकल गए दब के, जब हम लोग को खींचा गया तो उसका वेट किए कि वो आ जाएगी उतर के, तो हम लोग घर वापस चले जाएंगे भीड़ कम होते ही। लेकिन हम लोग को दोबारा जाने का मौका नहीं मिला, अगर जाते तो दोबारा वापस नहीं आते बेचारे। जब दोबारा आप उनको देख पाई तो उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी? वहाँ कोई प्रशासन पुलिस नहीं था। जब भीड़ कम गई तो फिर हम लोग ढूंढने गए तो पूरी बॉडी से कपड़ा उतरा हुआ था और सीढ़ी से उतार रहे थे तो सारा शरीर जंप होते हुए खींचते हुए ये और मेरे हस्बैंड लेके आए उतार के इसको। पूरा मुंह से पीले पीला झाग निकला, बेचारी को मुंह में हवा भरे, छाती को दबाए, कुछ नहीं, पेट फूल गया बेचारी का, बिल्कुल बिलट बिलट के मर गई। दो बच्चे भी हैं ना उनके? एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी। बेचारी चली गई दुनिया से, कोई पैसा नहीं चाहिए हमको। क्या आपको इस बात का डर है कि जो उनके साथ हुआ वो तो दर्द दे ही रहा है आपको, लेकिन आप भी उसका शिकार थी? जी, हमारे हस्बैंड, अपने हस्बैंड को देखे तो उनको इशारा से और इनको बुलाए, खूब चीख रहे थे, उन्होंने खींच खींच के निकाला हम लोगों को। अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं बचते। आप लोग जिंदा नहीं बचते। क्या उम्मीद करती हैं आप सरकार से? आप तो कह रही है वापस ला दो। बेकार है ये, कोई सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बेकार है, जानलेवा है सब। सोचा था आपने भगवान के घर जा रही हैं दर्शन के लिए और कभी नहीं, भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान लौटा दो पिंकी को, पर ऊपर वाला ने भी नहीं सुनी, बेचारी चली गई, मेरे सामने मर गई वो, बिल्कुल ये भी बहुत गंदे तरीके से बेचारी जान चली गई। क्या कह रही हैं आप? मैम जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी फैसिलिटी तो होनी चाहिए। बताओ ऐसे इंसान जाएगा और किसके भरोसे जाएगा बताओ। मेरी बात हुई थी उस वक्त आप लोगों से, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पहुंच पाई थी? नहीं, हम लोग प्लेटफॉर्म पे सीढ़ी से उतर रहे थे जाने के लिए। जी जी हाँ, तो वहाँ पे 2-4 सीढ़ी उतरते ही धक्का मुक्की वहीं दब गए, सीढ़ी पे ही निकलने का मौका नहीं मिला। प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं उतर पाए, जा नहीं पाए हम लोग कोई भी। हम लोग यही सोचे कि चलो सीढ़ी से उतर जाएंगे, तो हम लोग फंस गए, हम लोग को निकाला गया। फिर हम पिंकी का वेट किए कि थोड़ी देर बाद वो अगर आ जाएगी तो सब लोग साथ घर वापस चले जाएंगे। कुछ आखिरी बातें जो आपको याद हो जब आप स्टेशन पे उनके साथ जा रही थी? सेल्फियाँ भी खिंचवाई थी आप लोगों ने? सेल्फी खिंचवाए थे हम लोग। जब स्टेशन पे उतरे तो हम लोग चलो प्रयागराज करके बहुत खुशी हो के उछल उछल रही थी वो भी, और हम लोग इनके दर्द को जिस तरह से हम, ये शब्द भी छोटा हो जाएगा कि हम समझ सकते हैं, ये हम कह भी नहीं सकते कि हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने खोया है वो यही समझते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, विक्रमजीत पासी जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रोफेसर रंजीत जी, सबसे पहले तो आपका ही रिएक्शन लेना चाहूँगी। शायद आप इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे किस तरह की इनकी पीड़ा है, और शायद इस उम्मीद के साथ ये प्रयागराज पहुँचना चाहते थे कि वहाँ पर महाकुंभ में पहुँचेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतना कुछ इनके साथ हो जाएगा।
लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा और रुक करेंगे नवीन का। हमारे संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब ये जो पीड़ित परिवार सामने आ रहे हैं और हम कह सकते हैं जो इनकी वेदना है, जो इनकी पीड़ा है, उसे समझ पाना भी हम ये कहेंगे कि हम समझ ही नहीं सकते। एक छोटा शब्द हो जाएगा जो इन्होंने कल देखा, वो शायद मंजर भगवान किसी को ना दिखाए। बिल्कुल, देखिए, वेदना समझ सकते हैं, मातम समझ सकते हैं, दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब पूरा परिवार एक साथ महाकुंभ में जाता है तो खुशियां होती हैं, पूरे परिवार में एक जश्न का माहौल होता है। लेकिन परिवार में अगर उसी भगदड़ में दब कर किसी की मौत हो जाए तो निश्चित तौर पर जो वेदना है वो समझी जा सकती है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से खुलकर कानपुर, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय होते हुए कल सुबह पटना पहुंचेगी। और ये स्लीपर क्लास की तस्वीर है, ये जनरल क्लास नहीं है, ये स्लीपर क्लास है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग इसमें भेड़ बकरियों की तरह चढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि जिनके टिकट कंफर्म है उन्हें भी यहाँ खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, पटना रूट की ये काफ़ी प्रीमियम ट्रेन मानी जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्लीपर क्लास की तस्वीर है। हजारों की संख्या में लोग अभी यहाँ चढ़ने को बेचैन है, अपनी सीटों तक पहुँचने को बेचैन है। डब्बे के अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि डब्बे के अंदर यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि जो डब्बे हैं और जो गेट हैं वो पूरी तरह से पैक हो चुके हैं, यानी लोग अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ जाने के लिए बेचैन है। ट्रेन में घुसने के लिए लोग बेचैन हैं। और आपको तस्वीरें दिखाएं कि देखिए, ये इंडिया डेली पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी गेट के बाहर हैं, ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ खत्म नहीं हो रही है। ये वैसे लोग हैं जिनकी टिकट पहले से कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग पटना की तरफ जाना चाहते हैं, प्रयागराज की तरफ जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि गेट पर घुसने की जगह नहीं है। जिनके टिकट कंफर्म है वो भी अपने गेट से एंट्री नहीं कर पा रहे हैं ट्रेन में। और ये आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर स्लीपर क्लास में घुसने के लिए यहाँ पे लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। भीड़ भाड़ का जो हिस्सा है वो बन रहे हैं। ये ट्रेन की शौचालय की तस्वीर है। इसमें भी देखिए लोगों ने सामान अपना रखना शुरू कर दिया है। यानी इस ट्रेन की तकरीबन 12 से 13 घंटे की यात्रा होती है। नई दिल्ली से खुलने के बाद अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो वॉशरूम भी नहीं जा सकता, क्योंकि वॉशरूम में भी लोगों ने अपना सामान रखना शुरू कर दिया है। तो स्थिति समझी जा सकती है कि रेलवे के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं अभी के समय सफल होते तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये काफी प्रीमियम ट्रेन है। और आप देखिए, ये इमरजेंसी विंडो से अभी के समय यहाँ बच्चों को चढ़ाया जा रहा है, सामानों को। ये स्लीपर क्लास के डब्बा नहीं है, ये स्लीपर क्लास का डब्बा। देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं चढ़ रही हैं, लड़ रही हैं चढ़ने के लिए बोगी के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ये काफी प्रीमियम ट्रेन है। देखिए कैसे लोग इमरजेंसी विंडो से यहाँ पर सामान रख रहे हैं। इमरजेंसी विंडो के जरिए लोग बोगी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है। और आप देखिए कैसे अपने घर वालों को जो लोग हैं ये चढ़ा रहे हैं। भैया, परिवार टिकट नहीं है क्या? परिवार हम देख रहे हैं बिल्कुल पंकज, और यहाँ पर अभी भी कोई व्यवस्थाओं में इतना सुधार नहीं आया। और तमन्ना, आप भी देखिए जिस तरह से सुबह से आप भी इस स्टोरी को कवर कर रही हैं, आपने भी कई लोगों से बातचीत यहाँ पर की होगी, रेलवे स्टेशन पर भी आप मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना रहा? बिल्कुल, देखिए जो स्थिति बनी थी कल रात को वो वाकई भयावह थी। और जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि मंजर क्या रहा होगा। हमने जिस तरह से आयुषी ने एक परिवार से बात की, उनके दर्द को, उनके भाव को शब्दों में बयां करना शायद मुझे लगता है कि नाकाफी होगा। लेकिन व्यवस्था और चूक जो हुई है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है लेनी पड़ेगी, और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो लूप होल देखा गया है वो है आरपीएफ का। आरपीएफ यहाँ पर तैनात था नहीं था, कितने लोग की हुई है, बजे के बाद मारा जा
के बाद जो थी वो भीड़ ज़्यादा होने लग पड़ी थी। 8 बजे के बाद अगर भीड़ ज़्यादा होने लग पड़ी थी तो आपने भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया। और एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, 24 घंटे नहीं हुए इस वारदात को, इस हादसे को 24 घंटे नहीं हुए हैं। कमोवेश स्थिति आप वैसी देखेंगे, आरपीएफ है क्योंकि कहीं ना कहीं लताड़ तो पड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं ये बोलूं कि व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है तो वही हाल है ट्रेन का, वही हाल है टिकट्स का। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल तमन्ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह नेता हैं बीजेपी के, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, विक्रमजीत पासी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ऐसे में जिस तरह से हम लगातार आज मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ पर रेलवे प्रशासन की बनती है। अगर इतनी भीड़ यहाँ पर आनी थी तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी? अगर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन लेट चल रही थी तो अनाउंसमेंट प्रॉपर क्यों नहीं था? और अब ऐसे में जो अधिकारी है रेलवे के वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो गया था लोगों को। परिवार वालों को प्रभु शांति दे, मृत आत्मा को शांति दे और उनको ढाढ़स और संबल दे। जैसे मैं देख रहा हूँ, सुबह से कई कार्यक्रमों पर देख रहे हैं हम। अभी क्या है कि देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी सरकारी व्यवस्था या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रिस्पॉन्सिबल पद पे है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके छत्र छाया में और उसके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो। तो सबसे पहले तो ये दुखद है कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं चाहती कि किसी की जान जाए और उसमें परेशानी हो। अभी की क्या स्थिति है, क्योंकि आप वहां पे लाइव है और मैं देख पा रहा हूँ कि क्या है, तो निश्चित तौर पे देखिए, इस समय सबसे पहले की जो कंटिजेंसी हो गई है उसको लाइन पे ले आना और उसको रूट पे ले आना। बाकी रेलवे की अपनी व्यवस्था है और उसमें क्या है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उस पर अभी कोई टिप्पणी करना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि शायद ये जो कई सारे आपके कैमरे भी मैंने लोगों को देखा और उनकी प्रतिक्रियाएं मैंने देखी, शायद अभी भी मतलब ये मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं। हालांकि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें फैल गई, नहीं तो कोई हंसता हुआ वहां दिखाई नहीं देता। हम सभी भारतवासी और बड़े ही संजीदा होते हैं इन मामलों में, जबकि इस प्रकार की कोई घटना हो जाए तो निश्चित तौर पे देखिए, आपका कार्यक्रम एक नेशनल कार्यक्रम है और चीजें पहुंच रही होंगी, तो जो संबंधित रेलवे की व्यवस्था है वो इसको ठीक करने में लगे होंगे। लेकिन अब ये कल की जो घटना हुई उसके बाद की जो बातें आ रही हैं और उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। जब इस प्रकार की घटना हो जाती है देश में तो इस पे जो है राजनीति करना ठीक नहीं होता है। पहले जो है बम फटते थे और बहुत सारी बातें होती थी, उस समय भी चर्चाएं होती थी कि देखिए गवर्नमेंट अपना जो है ध्यान रखती है, लेकिन अब बीते 10-12 वर्षों से अभी इस प्रकार की ये घटना होना, निश्चित तौर पर हम कोई भी देशवासी इसके लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हम भूल चुके हैं घटनाओं को। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक ऐसी घटना है जो कि कभी माफ नहीं की जा सकती। अगर मानवीय कारणों से ये हुई है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि संबंधित कोई भी व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं। वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के सामने उसको झुकना पड़ेगा, वो फेस नहीं दिखाई दे रही है। अगर रेलवे प्रशासन की तरफ से प्रयागराज जाने के लिए 4 ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही थी, जिसमें से 3 लेट थी, और ऐसे में यहाँ पर उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है। अब कई स्रोतों से कई तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। आप जिस सच्चाई को देख रही हैं, मेरी या मुझ तक या बाकी देशवासियों तक पहुंचते उस सच्चाई की क्या दशा होती है, निश्चित तौर पर दिख रहा है। अव्यवस्था है, भीड़ मैनेजमेंट ठीक नहीं है उसको, और आपके कार्यक्रम से ही मुझे पता लगा। जब ये मैं कह सकता हूँ कि देखिए, ये संबंधित अधिकारी जो वहां पे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए है तैनात, अगर उनके तरफ से ये गलतियां हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होगी। रेलवे ऐसा डिले डिपार्टमेंट तो नहीं है कि इतनी बड़ी लिटेंसी देखी जाए, लेकिन चूंकि ये राजधानी दिल्ली में हुई है तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी कोई संबंधित है उस पर गाज और भयंकर गाज गिरेगी, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अभी जो है, हम कम से कम मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इस तरह की बातें फैलती हैं तो आने वाले यात्रियों को हम केवल आपके माध्यम से सजग कर सकते हैं कि देखिए, तोड़ने ना जाए किसी को, भीड़ इकट्ठा होगी, अपनी तैयारियों से जाए। आप देखिए, बता रहे थे कि स्लीपर क्लास में जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो भी चढ़ने का प्रयास कर रहा है।
तो यहाँ रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल, कम लेकिन से अब कम जांच की बात हो जाएगी बस। और उसके अलावा हम ये कहेंगे कि जिन्होंने अपनों को खो दिया उन्होंने तो कुछ ऐसा खो दिया जो कभी वापस नहीं आ सकता। हमारी सहयोगी किरण भी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, सुबह से इस स्टोरी को आप कवर कर रही हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, किस तरह का यहाँ पर आपको मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया? जो पीड़ित थे, जो परिवार थे, क्या कह रहे थे वो यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए गीतू कि किस तरह से प्रदीप जी जो है जिम्मेदारियां जिनकी थी उससे पल्ला झाड़ते हुए वो जब कह रहे थे ना, तो मुझे लगा कि ऐसे वक्त में उनको स्टेशन पे होना चाहिए था। वहां अगर वो होते तो उनको पता चलता कि हकीकत आखिरकार क्या रही। देखिए, हम तकरीबन सुबह 6 बजे से लगातार तस्वीरें दिखाते, मेरे एक सहयोगी जो है रात भर से तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। ये तो वही बात हो गई कि गलती भी की, उसमें से आप अपनी गलती को मान भी नहीं रहे हैं। ये हम नहीं कहते कि सरकार की गलती थी, प्रशासन की गलती थी। वहां पर जवान जो है बहुत ज्यादा कम थे और यही बड़ी वजह रही है कि जब इतनी भीड़ आपको दिख रही थी तो आपने मैनेज आखिरकार क्यों नहीं किया है। अगर ट्रेनें लेट थी, वहां पर 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें जो लेट थी, जिनके यात्री वहां पर स्टेशन पर मौजूद थे, यहाँ पर गीतो आप देखिए, उसके बाद फिर यात्रियों को क्यों मैनेज नहीं किया की जा रही थी? वैसे नहीं है, यानी 1 घंटे में अगर 1500 टिकट रिलीज होते हैं तो उनकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, सवालिया निशान बहुत ज्यादा है और सवालिया निशान सबसे ज्यादा उठ रहे हैं रेल प्रशासन पर, और प्रशासन पर उठना सवाल लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप व्यवस्थाओं का ढिंडोरा पीटते हैं, अब आप आश्वस्त करते हैं कि आप आइए, आयोजन हो रहे हैं, भारत में बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, आप आइए, आपको व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, बहुत चाक चौबंद मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग खुशी खुशी भी आ रहे हैं, खुशी खुशी जा भी रहे हैं। लेकिन जब ये ऐसे हादसे होते हैं तो इन हादसों से सीख लेने की बेहद ज्यादा जरूरत है। मैं अपने कैमरा पर्सन से 1 मिनट के लिए कहूंगी कि जरा इधर कैमरा घुमाइए। ये जो आरपीएफ जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है इस वक्त कि आरपीएफ का बहुत बड़ा लूप होल था, आरपीएफ अगर वहां पर तैनात होती और चाक चौबंद इंतजाम करती तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन आज यही आरपीएफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कोताही कहीं ना कहीं तो बढ़ती गई है। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखिए तमन्ना, जिस तरह से लगातार हम इस स्टोरी को दिखा रहे हैं, इस खबर को दिखा रहे हैं, और बहुत मार्मिक हादसा है ये, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में समझने की कोशिश ये होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे भी हम सबक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 18 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसे में अब सिर्फ जांच कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी बहुत से दिन ऐसे हैं जिसमें लोगों को प्रयागराज जाने के लिए एक तरह से भारी भीड़ जुटती हुई स्टेशन पर दिखाई दे रही है। और सिर्फ यहीं का स्टेशन नहीं है, ये बात होगी पूरे देश भर के स्टेशन की, जहां पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की एक होड़ सी लगी है, और वहां पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। अगर आप देखिए, कई बार हमने देखा है छठ पूजा के दौरान, छठ त्योहार के दौरान ट्रेन चलाई जाती है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। मेरा बार बार सवाल यही है कि स्पेशल ट्रेन चला देने से क्या भीड़ कम हो जाएगी? भीड़ भी उतनी होगी। स्पेशल ट्रेन आप चलाते क्यों हैं? क्योंकि भीड़ मैनेज हो सके। लेकिन अगर ट्रेन इतनी है तो कैपेसिटी उसकी उतनी ही होगी। टिकट ज़्यादा कैसे हो गए? यानी कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म टिकट जो लोग नहीं लेते हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चूक हुई। और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जब एंट्री आप करते हैं तो आरपीएफ वहाँ तैनात होती है, पूरी चेकिंग होती है, आपको स्कैन किया जाता है कि कोई गलत सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं। उसके बावजूद कैसे आपको पता नहीं चला? हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो से मेरी सहयोगी पलक भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं, जरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रमजीत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हादसा हुआ, उस हादसे की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भयावह मंजर है, लेकिन ये मत कहिएगा कि इस साल हुआ या इस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, ये मत कहिएगा, क्योंकि कोई इससे अछूती नहीं है। नमस्कार, आपको भी देखिए, ये तो बहुत दुखदाई है, दिलों को झंझोरने वाला ये दृश्य था जो रात हुआ, और हमारे भारत का हर नागरिक से बहुत आहत सर, आपको आवाज मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज मिल पा रही है? जी जी, आप पूरा कर सकते हैं। जी 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 जी, देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, हमारा हर भारतीय इससे आहत हुआ है। आवाज आ रही है जी? सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात रखिए।
जी जी जी। और इसमें एक चीज आप देखिए, मैं इसको कहीं ये नहीं कहूंगा इस साल ये हुआ वो हुआ। अभी तो प्रदीप भाई जी कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं भूल गए हैं, पर मैं सिर्फ एक घटना का बताऊंगा कि अभी पिछले साल ही 17 जून 2024 को मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो आपस में कोल्यूजन हुआ था, उसमें 40 के करीब लोगों की डेथ हो गई थी। तो आप ये मत कहिए कि ऐसी घटनाएं भूल गई हैं। अब आपको पता था कि शनिवार का दिन है, नेक्स्ट डे संडे है, बहुत बड़ी गिनती में लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। और लगातार पहले तो इन्होंने क्या कहा जी, ऐसी तो कोई भगदड़ हुई ही नहीं, अफवाह उड़ाई जा रही है। तो बड़ा एक मतलब सोचने वाला प्रश्न था जी। मैं इसमें क्लियर कहूंगा कि ना सिर्फ इसमें नेग्लिजेंस है, ना सिर्फ इसमें अव्यवस्था है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रशासन का निकम्मापन निकल के सामने आया। आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं, कौन देख रहा था उन सीसीटीवी कैमराज को? क्या वहां पे नहीं पता लग रहा था? फिर दोबारा वहां पे जो लोग आ रहे थे, कुलियों के बयान आए, वहां पे लोगों के, आपने भी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दिखाए, वो कह रहे हैं कि पहले कहा 16 पे आएगी, फिर कहा 14 पे आ जाइए। तो ये अव्यवस्था सबसे बड़ा कारण बनी। ठीक है समीर जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, सीसीटीवी जब वहां पर लगे थे, कंट्रोल रूम बाकायदा वहां पर होते, क्या लाइव शो देखा जा रहा था अधिकारियों की तरफ से? समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए। और हमारे साथ ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए क्या कुछ अपडेट अभी, क्योंकि जांच जो है वे की जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया है कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो लगी थी, बाकायदा हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम होता है, क्या वहां पर बैठ के जो अधिकारी थे रेलवे के, वो क्या लाइव शो देख रहे थे? बिल्कुल, देखिए यह अहम सवाल है, कंट्रोल रूम क्या करता था, वहाँ पे अधिकारी जो थे वो क्या कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरह से ये भगदड़ का मामला सामने आया, कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई, इस तरह से भगदड़ हुआ और 18 लोगों की जो मौत हुई है, जो जान गई है इस भगदड़ में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखा जाए तो अक्सर अनाउंसमेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी इस तरह का घटना होना, इस तरह से कहीं न कहीं लोगों को उसमें शिकार होना, उनकी जिनकी मौत होती है और उनके परिवार जिस तरह से भटक रहे हैं, ये सवाल पैदा करता है कि रेलवे प्रशासन जिस तरह से लगातार एक तरफ से बोलता है कि सारे पुख्ता के इंतजाम हैं, चौकन्ना व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था पर एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि रेलवे पुलिस या रेलवे प्रशासन अगर चौकन्ना था तो इतनी पब्लिक एक ही स्टेशन पर इस तरह से प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंची? और ये घटना जो हुई कहीं न कहीं ये सवाल पैदा करती है। जब अभी और ऐसे में यहाँ पर ये भी समझना होगा कि आखिर कब तक हम इस पर राजनीति करते रहेंगे और हमें कम से कम ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर रंजीत का हम रुख करेंगे। रंजीत जी, आपसे हम समझना चाहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस पर राजनीति होती रहती है, जहाँ पर कभी भगदड़ हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, हम क्या करते हैं, उस बात को, उस चीज़ पर सबक नहीं लेते, बल्कि हम उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, इस पर या तो राजनीति हो जाए या फिर हम लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, लेकिन उनसे सबक लिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मृतकों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना देता हूं और जो घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देखिए, ये तो निश्चित है कि ये सरकार की लापरवाही और बदइंतजामी का परिणाम है। सरकार को ये पता था कि इस तरह की भीड़ हो रही है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं है। अभी आपने फुटेज भी दिखाया कि अब आरपीएफ के जवान सक्रिय हैं और दिल्ली जैसी जगह पे घटना हो रही है, न आरपीएफ के जवान दिख रहे हैं वहां, न दिल्ली पुलिस के कोई जवान दिख रहे हैं। जब इतनी बड़ी भीड़ हो, और केवल यहीं का ये नज़ारा नहीं है, आप यहाँ देखें, प्रयागराज देखें, वाराणसी देखें, पटना देखें, आसपास के तमाम शहरों में इसी तरह की बदइंतजामी है और ये सरकार की लापरवाही भी है और असंवेदनहीनता इस रूप में है कि इससे सबक सीखने के बजाय उसको लीपापोती करने में वो लग जाते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। जो वहाँ चश्मदीद थे, जिन्होंने इस हादसा को झेला, वो कुछ और कह रहे हैं और सरकारी अधिकारी उसको कुछ और लिपापोती करने में लगे हैं। मेरा ये कहना है कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को इस सरकार ने पूरी तरह से राजनीतिक चश्मे से देखा और इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण किया।
विभिन्न माध्यमों से एक प्रकार का जुनून पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम सरकार ने नहीं किया, न प्रयागराज में किया न विभिन्न शहरों में किया। प्रयागराज की स्थिति आपने देखी, किस तरह से भगदड़ मची, किस तरह से निर्दोष लोगों की वहां जान गई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा और उन्होंने उस पर पूरी तरह से उसको ढकने का प्रयास किया। इवन आज तक सही आंकड़े तक सरकार ने नहीं दिए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और वहां माननीय संसद सदस्यों ने बार बार ये आग्रह किया कि कितने मृतक थे, कितने घायल थे, वो भी सही आंकड़े नहीं आए। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का हादसा होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भाई उसके लिए जो इंतजाम करना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी जिसको लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स किया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों में आप देखिए रेलवे के बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार इतनी लापरवाही से काम करती है कि किसी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी आज तक फिक्स नहीं की गई। इससे क्या हुआ कि रेलवे प्रशासन का मन बढ़ा, उन्हें लगा कि कुछ भी हो जाए ये सरकार उनको टोकने वाली नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि लगातार इतने लोगों की जान जा रही है। नवीन के पास शायद कुछ अपडेट है। जी नवीन, ओवर टू यू। नवीन, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट है आपके पास? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज आ रही है और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जा रही है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस बोगी में भेड़ बकरियों की तरह दबकर कुचलकर यात्रा करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेट के चारों तरफ आपकी जो तस्वीर है वो नजर आएगी, लोग खड़े होकर और दबकर इस पूरी ट्रेन में यात्रा करने को मजबूर हैं। ये ट्रेन नई दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अभी के समय खुल रही है और यहाँ से खुलने के बाद ये ट्रेन कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए पटना जंक्शन कल सुबह 7, साढ़े 7 बजे करीब पहुंचेगी। और देख सकते हैं कि गेट पर लोग यहाँ खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रिजर्व क्लास है, यानी ये स्लीपर क्लास के डब्बे नहीं हैं, ये स्लीपर क्लास की तस्वीर है। और आपको दिखा दें कि हर गेट पर आपको लोग खड़े मिलेंगे। हालांकि जो दरवाजा है उसको यहाँ पर एहतियातन बंद कर जरूर कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पंकज, और भीड़ का आलम वही है, यानी हम कह सकते हैं भीड़ पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है, व्यवस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे थे कि हमारी सहयोगी किरण भी ग्राउंड जीरो पर लगातार कवरेज कर रही थी। हो सकता था कि कुछ और बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ है। किरण, आपको जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे उस वक्त किस तरह के हालात नजर आए? बिल्कुल गीतू, जब मैं पहुंची वहां पर तो वहां पर जब मैंने शुरुआत यानी कि एंट्री गेट पे ही पूछा, जहां हम टिकट खरीदते हैं सबसे पहले, जब वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि क्या यहां पर विदाउट टिकट भी आप एंट्री ले पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ले पा रहे हैं, चेकिंग करने के लिए कोई भी नहीं। आप सोचिए कि भगदड़ तकरीबन रात के 10 बजे या उससे पहले होती है, तब वहां की व्यवस्था ऐसी है कि सुबह अगर आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपसे टिकट पूछने वाला कोई नहीं होता है। आप वहां की व्यवस्था को समझिए कि किस तरह से गेट से ही आप विदाउट टिकट जो है एंट्री कर जाते हैं, और जब विदाउट टिकट आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, तो समझिए कितनी संख्या में लोग यात्री जो है वो वहां पर जा रहे होंगे। और यही स्थिति जो सबसे ज्यादा खराब रही है, अगर टिकट काउंटर से टिकट लेकर के जो लोग कंफर्म तरीके से जा रहे हैं उनको जाने दिया जाता और एंट्री गेट पे ही उन लोगों की मनाही हो जाती गीतू कि आपको विदाउट टिकट जो है एंट्री नहीं मिलेगी, तो स्थिति संभल सकती थी। इतनी संख्या में जो है लोग नहीं होते, यात्रीगण नहीं होते, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा व्यवस्था जो है अव्यवस्थित तरीके से नजर आई थी। और उसके बाद जब एंट्री हम जब कर गए, इवन ये कहा जाए कि एक रियलिटी चेक भी, तमन्ना भी उस समय मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई थी, एक रियलिटी चेक भी था कि हमसे भी किसी ने टिकट नहीं पूछा। उसके बाद देखिए जाकर के हमने टिकट जरूर खरीदा, क्योंकि जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है वो रूल्स है। उसके बाद हम टिकट लेकर के जो है अंदर जाते हैं ताकि हमें किसी तरह के कोई परेशानी ना हो कोई हमसे, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त में कोई हमसे पूछ ले कि अच्छा अब आप टिकट लेकर के पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो आप देखिए मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे स्टेशन पे मौजूद रही, लेकिन मुझसे आकर के किसी ने नहीं पूछा कि आपने टिकट लिया है या नहीं लिया है। शायद आज इस तरह से जो है एक अव्यवस्था देखने को मिली, लेकिन लब्बो लुबाव अगर गीतू देखा जाए ना तो ऐसी ही स्थिति हर आए दिन जो है वो स्टेशन के अंदर में देखने को मिलती है, और वैसे ही भारी तादाद में। देखिए महाकुंभ का आयोजन जो अभी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो कह रहे थे रंजीत जी कि देखिए महाकुंभ का
आयोजन है और ऐसे में देखिए आयोजन होते हैं, लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था तो यहाँ पर रेल प्रशासन को करनी चाहिए थी, ये व्यवस्था जो है यहाँ पर अधिकारियों को करनी चाहिए थी, ये व्यवस्था जो है आरपीएफ के जवानों को यहाँ पर करनी चाहिए थी, ना कि महाकुंभ से इसे कनेक्ट करके जो है वैसे देखा जाए। क्योंकि देखिए भले ही प्रयागराज जाए, लेकिन हर कोई ये जरूरी नहीं कि महाकुंभ में जा रहे हैं, प्रयागराज में लोगों के घर भी हैं, अपने घर भी जा रहे हैं, पटना जाने वाले लोग भी थे, तो बहुत सारी चीजें थी। जी देखिए पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज देखिए, आप सुबह से कहूँ मैं, कल रात से ही आप वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने आई विटनेस के साथ बात की, अधिकारियों के साथ बात की, लेकिन जो एक चीज आपकी रिपोर्ट में सामने आई और वो दर्शकों को बताना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई हमने अनाउंसमेंट की ही नहीं कि चेंज हो रही है, यानी प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन वहां पर जो आई विटनेस है आपकी रिपोर्ट में हमने देखा पंकज, वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट चेंज होने की हुई थी, इसी वजह से हम प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए गए थे। बिल्कुल देखिए, जब रिपोर्ट में वहाँ पर हम लोग बात किए थे तो जो प्लेटफॉर्म पर बैठे थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन यहाँ पर नहीं दूसरे जगह लगेगी और वहाँ जाने की वजह से ये भगदड़ उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं जब रेलवे प्रशासन से हमने बातचीत किया, सीपीआरओ से बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि एक ट्रेन थी, ट्रेन से एक बुजुर्ग थे, नीचे उतर रहे थे और फिसलने की वजह से वो गिरते हैं, उसके बाद भगदड़ मचती और भगदड़ की वजह से ये हादसा होता है। वहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने, जब हमने दिल्ली पुलिस सूत्रों में वहाँ से जानकारी लिया तो उनके अनुसार एक ही जगह की, एक ही नाम की प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन और प्रयागराज की एक और तीनों ट्रेन एक ही जगह पे थी, जो कि 14, 15, 16 प्लेटफार्म पर एक ट्रेन पहले से लगी हुई थी, एक ट्रेन कुछ देर के बाद आना था। उसकी वजह से जो अनाउंसमेंट हुआ है प्रथम दृष्टया दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार कि वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन यहाँ पर आ रही है और ये ट्रेन जो है इस पर लगेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो वहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, जो लोग पहले से लगी हुई ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों को पहले कहीं जाना था वो लोग इंतजार करते हैं, उनके अंदर एक तरह से उनको एक मैसेज मिलता है कि हमारी ट्रेन जो वहाँ पर लगी है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल होता है। तो तमाम चीज़ों के लिए जो अगर देखा जाए, जिस तरह से अभी हमने कुछ देर पहले कई लोगों से बात किया जो भटक रहे हैं, जिनका एक भाई है वो गुड़गांव में रहते हैं और उनके रहने वाले आसाम के हैं, अभी उनसे हमने बात किया तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि हमारा जो भाई है शाम 4 बजे एक बार बात हुई कि वो स्टेशन पहुंच गया है, आसाम जा रहा था, लेकिन अभी तक वो जो है घर नहीं पहुंचा, ना उससे बात हो पा रही है। वो दर दोनों तीनों अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन उनको अपने भाई के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सवाल उत्पन्न कर रही हैं, सवाल पैदा कर रही हैं कि किस तरह से अस्पताल प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है, किस तरह से रेलवे की तरफ से व्यवस्था है। क्या रेलवे, अगर देखा जाए तो रेलवे की पहली सुरक्षा जो बाहर की तरफ होती है वो दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, नहीं थे, कितने लोग ऐसे आए, क्या उस पर किसी की नज़र नहीं थी? उसके बाद सेकेंड सुरक्षा जी पंकज, बिल्कुल हर किसी को इंतजार है जिसने अपने को खोया है और जो नहीं मिल रहा, जिसका कुछ अता पता नहीं चल रहा, एक आस बंदी होती है कि शायद वो वापस आ गए। लेकिन ये मंजर वाकई भयावह था और मुझे लगता है कि ये जो 13, 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म है, अब वो हर किसी के जहन में छप जाएगा और इस प्लेटफॉर्म का नाम जब भी जहन में आएगा, ये पूरी घटनाक्रम जो है एक बार फिर से रिकैप हो जाएगी सबके जहन में। आयुषी मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयुषी, आपने परिजनों से बात की, आप सुबह से तमाम लोगों से बातचीत कर रही हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। स्थिति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, क्या व्यवस्थाओं को लेकर कोसा जा रहा है, प्रशासन को कोसा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि शायद इस हादसे के बाद ही सही सीख तो मिलेगी? देखिए 24 घंटे भी इस हादसे को अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर परिजनों की बात कर ले जिन्होंने अपनों को खोया है, तो उनके लिए हर एक मिनट जो है काटना अभी मुश्किल हो रहा है। वो याद कर रहे हैं कि कल इस वक्त वो क्या कर रहे थे अपनों के साथ जिनकी जान चली गई। और मैं अभी जहां मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं कि मेरे ठीक पीछे जो महिलाएं बैठी हैं, उनके जो पति थे वो बैठे थे। उन्होंने कहा कल हम शॉपिंग करने के लिए गए थे क्योंकि हमें बाहर घूमने जाना था और परिवार के साथ
साथ हम पहले शॉपिंग करने गए। उन्होंने बड़े शौक से अपने लिए एक पर्स लिया था और बाकी चीज़ें ली थी और फिर हम तैयार होकर स्टेशन के लिए निकले थे। लेकिन ये नहीं पता था कि स्टेशन से वापस जो पिंकी देवी हैं वो वापस घर नहीं आएंगी। और आज के वक्त में बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता, पति, 2 बच्चे, छोटा भाई, बड़ा भाई, उनकी पत्नियां जो हैं वो एक आस लगा के टकटकी से राह निहार रही हैं। पता है कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो जो यादें हैं वो वापस से जो है उनको कचोट रही हैं। लेकिन अगर आप बात कर ले प्रशासन की, बात कर ले तैयारी की, बात कर ले कल जो हुआ हादसा है उसको लेकर, तो बिल्कुल इसको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। रही बात कल की, तो कल जिस तरीके से भीड़ आई थी, इतने CCTV कैमरेज लगे हैं, RPF के जवान लगे तैनात रहते हैं। आप किसी आम दिन चले जाइए, मैं रिपोर्टर हूँ, हम किसी आम दिन अगर चले जाते हैं कोई अच्छी स्टोरी करने के लिए रेलवे के ऊपर, या छठ पूजा में तैयारी को लेकर हम जब स्टोरी करने जाते हैं तो एक हायरार्की सेट कर दी जाती है कि नहीं, आप परिसर में ऐसे मत खड़े रहिए क्योंकि आपको एक परमिशन की ज़रूरत है, आप यहाँ नहीं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जब कल लाखों की संख्या में भीड़ स्टेशन पर पहुंची और जब वो प्लेटफॉर्म तक पहुंची, तो क्या उस वक्त प्रशासन को इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि जो यात्री हैं वो संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है? और आज की बात कर ले, जब कई सवाल है जो हर किसी के जहन में है कि देखिए इस तरह से आपको व्यवस्था को करने की आदत सी तो है, क्योंकि देखिए छठ पूजा के वक्त में भी काफ़ी तादाद में लोग जो है बिहार की तरफ जाते हैं और देखिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं और उतनी ही संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर नजर आते हैं, यात्रीगण वहां पर मौजूद होते हैं जो छठ पूजा में अपने घर पर मौजूद रहना चाहते हैं। और ऐसे में आपके पास प्रदीप जी हम आएंगे, विक्रमजीत पासी जी भी कुछ कहना चाहते हैं आपके पास, हम आएंगे विक्रमजीत जी, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी आपसे ये सवाल, क्योंकि देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि अगर अव्यवस्था थी, अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई है तो ठीक है, लेकिन आप अगर में चीजें ला रहे हैं ना, वो एक बड़ा सवाल आ जा रहा है, क्योंकि देखिए अब सब कुछ जो है वो साफ है, क्लियर कट है कि कहां पर चूक हुई, कहां पर कमी रह गई। क्योंकि खुद मैं सुबह से ही वहां पर मौजूद थी, मैंने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने कहा देखिए छठ पूजा के वक्त में जो निजामुद्दीन पुल है और नई दिल्ली का जो पुल है जहां से मैक्सिमम लोग जो है वो स्टेशनों में आते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, व्यवस्था अच्छी की जाती है, हजारों की तादाद में जो वहां पर आरपीएफ के जवान हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन कल के वक्त में आरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद नहीं थे, मुश्किल से इक्का दुक्का जवान इतनी बड़ी संख्या को संभाल रहे थे, इतने बड़े क्राउड को मैनेज कर रहे थे। और इसके बाद भी जो सवाल तमन्ना ने आयुषी से किया उससे भी मैं आपसे जुड़ा चाहूंगी। देखिए मैं उसके बाद भी मौजूद रही तो सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल जो है वो जुड़ी वहां पर थी और वो वहां पर जो है क्राउड मैनेज कर रही थी। आप सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही है। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना होगा। जी अभी आ रही है? जी आ रही है। देखिए रेलवे ने आज शायद प्रथम फर्स्ट हाफ में ही ये डिक्लेयर कर दिया कि उसके आगे वो क्या करेंगे। निश्चित तौर पे कल वैसे अगर कोई व्यवस्था नहीं होती तो आज हम इस चर्चा पर न बैठते, ये तो उनके तरफ से बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब ये बताइए कि जब जांच पूरी हो जाएगी, मुझे नहीं याद है जांच पूरी होने के बाद मीडिया उसको उसी तरीके से उठाता है, उसके रिजल्ट्स पे क्या हुए। मैं आशा करता हूँ कि ये जांच निष्पक्ष होगी और मीडिया आपकी आशा पे जरूर खरा उतरेगा, मीडिया आपकी आशा पे जरूर खरा उतरेगा। सर ये बता दीजिए ना, हर घंटे जो 1500 टिकट काटे जा रहे थे वो किस आधार पे काटे जा रहे थे और क्यों काटे जा रहे थे? कई तो विदाउट टिकट जो है वो ट्रेन में पहुंच रहे थे। अभी लाइव तस्वीर, अरे सर एक सेकंड सर, मीडिया पे ना आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अभी मेरे सहयोगी नवीन ने लाइव तस्वीर दिखाई है, ठूस के दिल्ली पुलिस की, वहां पर जवान खड़े हैं और अंदर ट्रेन के अंदर उन्हें ठूस रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कैसे अंदर डाल रहे हैं उन्हें? बोलिए सर, एक्सेप्ट करिए सर, आप अभी नेशनल टेलीविजन पर है, इंडिया डेली पे एक्सेप्ट करिए कि इंडियन रेलवेज का फेलियर है ये। नहीं देखिए फेलियर तो कल था ही, लेकिन आज जो तस्वीर है उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है ना। रेलवे अपनी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम इसको देखेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या रेलवे एक सार्वजनिक संपत्ति है, सभी वहां आ जा सकते हैं? अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन व्यक्ति विद टिकट आ रहा है, कौन व्यक्ति विदाउट टिकट आ रहा है? क्या किसी की सर क्या बात कर रहे हैं सर? ट्रेन में आपने सफर किया, आप स्टेशन पे गए हैं सर, मुझे लग रहा है ना गेट से एंट्री के वक्त में ना वहां पर एक टीटी खड़े होते हैं जो टिकट चेक करते हैं, चाहे आप ट्रेन में चढ़ने जा रहे हो चाहे आप ट्रेन से उतर करके बाहर निकल रहे हो। और आप कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं सुनिए, मैं 20 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। मैं रेलवे का सर 20 वर्ष हो या उससे भी पहले हो सर,
हमेशा से यही रूल रहा है सर, हमेशा से यही रूल रहा है। मेरे पिताजी खुद रेलवे में है। आप ये बताइए, आपका टिकट कंफर्म होता है तो आप आराम से जाते हैं, कोई टीटी आता है आपसे पूछने के लिए? सर आता है टीटी, सर कंफर्म हो या ना कंफर्म हो टीटी आते हैं और ये उनका काम है सर। उनके काम पे सवाल नहीं खड़े हो रहे सर, उनके काम पे सवाल नहीं खड़े हो रहे। अगर टिकट मेरा कंफर्म है तो भी चेक करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंफर्म है या नहीं है। सर आप क्या बात करते हैं, सर आप क्या बात करते हैं? टीटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आइए, आकर के टिकट चेक करिए, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो चाहे वो ट्रेन के बाहर हो, यानी कि एंट्री में ही आपको नहीं अलाउ करना चाहिए। क्यों टिकट, क्यों प्लेटफॉर्म टिकट बना हुआ है सर? सर क्यों प्लेटफॉर्म टिकट बना हुआ है? फिर जब चेक ही नहीं करना है तो प्लेटफॉर्म टिकट मत बनाइए ना, मत बनाइए। सर आपको पता है इतने लोगों की जान चली गई, रो रहे थे लोग वहां पर, आप लोगों को खोज रहे थे और आज भी आप पर्दा डाल रहे हैं। ठीक है सर, जज्बात की बात नहीं है सर, सवाल पूछिए ना, मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। तो दीजिए सर, जवाब दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि कंफर्म टिकट में टीटी नहीं आते सर, चेक करने आते हैं। दीजिए जवाब। वो कि यहाँ पर पहुंची हुई थी जी, मैं कह रहा हूँ कि 1500 टिकट कल बिके, उधर रेलवे के पास ऐसा एसओपी होता तो निश्चित तौर पर वो लोग रोक देते। मैं रेलवे का कर्मचारी हूँ, मैं रेलवे के यहाँ पर ये बड़ी बात हो जाती, यानी ये माना जाए जो इतना क्राउड यहाँ पर मौजूद था, क्या उनके पास टिकट था या नहीं था? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी किरण जी, विक्रम एक चीज देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, ये कोई बस स्टैंड नहीं है कि वहां फ्री एंट्री है। बस में जाके टिकटें कटती हैं, अंदर चले जाएंगे तो टिकटें कट जाएंगी। रेलवे के अंदर तो आपको एंट्री पे ही टिकट लेनी है, उसके बाद आपको अंदर जाना। कोई छोड़ने जा रहा है तो उसको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए। अब दूसरी चीज में आपने एक बात कही थी, अभी आपने दिखाया संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का 14 घंटे का सफर है सर, वो, जितने लेकिन टिकट आप बेचेंगे, जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट दिए जाएंगे ना। बिल्कुल, सवाल तो जितनी यही है, सीटें जितने होंगी सीटें होंगी उतने टिकट दिए जाएंगे। या तो बिल्कुल वही 1,500 का टिकट बट रहे हैं हर घंटे में, तो आप अंदाजा लगाइए, इतनी कैपेसिटी थोड़ी ना है ट्रेन में। बिल्कुल। मैं करण जी एक 10 सेकंड चाहूंगा कि अभी आपने संपूर्ण क्रांति का दृश्य दिखाया, 14 घंटे का उनका सफर है और वहां बाथरूम तक में बैठने के लिए जगह नहीं है, मतलब बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है, वहां पे भी लोग बैठे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अव्यवस्था अभी भी जारी है। कल जो सुनने में आ रहा, प्रत्यक्ष दृश्यों ने बताया कि महज 2 पुलिस वाले थे, हजारों की भीड़, फ्री एंट्री। ये कब से हो गया कि रेलवे की फ्री एंट्री होगी और अंदर जाके टिकटें कट जाएंगी? नहीं किरण, ये तो कोई प्रोसीजर नहीं है। मुझे याद है सर जो ये बात कर रहे हैं कि वहां पर 2 पुलिसकर्मी थे। आज सुबह जब ये पूरा हादसा हो गया, आप ऑन ग्राउंड थी और वो महिला जो सिपाही वहां पर, कांस्टेबल हम कह सकते हैं, वहां पर थी अकेले। मुझे याद है कि वो महिला सारी भीड़ को मैनेज कर रही थी। ये घटना होने के बावजूद उस वक्त में जो है एक ट्रेन जो है वो प्रयागराज से आई थी और उसी वक्त में लोग जो है उतर रहे थे। समझिए कि एक ही जगह उनको जाना था, बाहर निकलना था, लेकिन इसलिए थोड़ी चीजें व्यवस्थित हो गई। लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा थी वो हमने तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाया है। विक्रम जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं। रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद जो है हम नवीन और बाकी अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। देखिए, मैं अभी प्रदीप जी को सुन रहा था, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इनको यही नहीं पता है कि रेलवे में यात्रा कैसे होती है। तो ये हवाई जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है इस तरह के अव्यवस्था के लिए। मेरा ये सिंपली कहना है कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रयागराज और उसके चारों तरफ महाजाम का सामना करना पड़ा लोगों को, हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और फिर कई आईपीएस ऑफिसर्स भेजे गए, पीसीएस ऑफिसर्स भेजे गए और स्थिति को फिर नियंत्रण में किया गया। मेरा ये कहना है कि हादसे के बाद जो आप जगते हैं, तो क्यों नहीं हादसे के पहले आप इंतजाम करते हैं? यही वहां महाकुंभ में भी हुआ, वही दिल्ली में भी हो रहा है और वही ट्रैफिक जाम में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से रेलवे की लापरवाही है, बस इंतजामी है। और यहाँ जो रेलवे मंत्री बार बार अपना गाल बहुत जरूरी भी होता है कि आप ऐसे हादसे होने से पहले ही इंतजाम कीजिए, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कीजिए। जब आपको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और ऐसे में स्पेशल ट्रेन आप चला रहे हैं, तो लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे उन्हें सही तरह से उस ट्रेन में बिठाया जाएगा, गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। और ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो।